हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे हमारा कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन इलेक्ट्रिक फील्ड का। यह है टॉपिक नंबर 1.19 आपकी असाइनमेंट बुकलेट का। क्वेश्चन सामने आ जाएंगे आपके, एक एक करके हम सारे डिस्कस करेंगे। लेट्स डू। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। कह रहा है इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एन इलेक्ट्रॉन इज केप्ट फ्रीली। एक इलेक्ट्रॉन को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो वो कहां भागेगा? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव होता तो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड जाता, नेगेटिव होता तो इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द फील्ड जाएगा। If the electron is replaced by proton, what will be the relationship between the force? आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ली, इलेक्ट्रॉन है तो पॉजिटिव की तरफ भागा, प्रोटॉन है तो नेगेटिव की तरफ भागा। चार्ज दोनों पे सेम है तो फोर्स भी सेम होगी। फोर्स क्या होती है? Q नॉट टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स सेम होगी, डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, तो आप बोलोगे फोर्स की क्या रिलेशन होगा? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय देम विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक। Second question, why the test charge is taken as is vanishingly small? क्योंकि टेस्ट चार्ज की अपनी फील्ड नहीं होनी चाहिए। टेस्ट चार्ज शुड बी टेकन एज vanishingly small so that it does not affect the original electric field of the source charge, नहीं तो उसकी भी फील्ड हो जाएगी। Third, how will you give the direction of electric field at point? किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की आप डायरेक्शन कैसे निकालते हो? उस पॉइंट पे आप कंसीडर करते हो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, डायरेक्शन ऑफ फोर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। नंबर 4, व्हेन आर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स स्ट्रेट और कर्व्ड? स्ट्रेट कब होता है? जब आपके पास सिंगल आइसोलेटेड चार्ज होता है तब लाइंस ऑफ फोर्सेस स्ट्रेट होती हैं। ग्रुप ऑफ चार्जेस होते हैं तो लाइंस ऑफ फोर्सेस कर्व्ड हो जाती हैं। फिफ्थ, व्हाई कैन टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नेवर इंटरसेक्ट? Because if they do so, then at the point of intersection we can draw two tangents, which means two directions of electric field at a single point, which is not possible. ध्यान है ये बात। Sixth, a charged particle is free to move in an electric field. Will it always move along the electric line of force? Very important, ध्यान दो। अगर एक चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है इनिशियली, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो वो भागेगा, पॉजिटिव चार्ज है तो इट विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, लाइन ऑफ फोर्स। बट अगर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कर्व्ड है, ये चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे था, जब इस पॉइंट पे तो फोर्स लगी इस तरफ, भागना शुरू हुआ, उसका मोमेंटम आ गया इस तरफ, लाइन ऑफ फोर्स कर्व हो गई, तो अब उस पे फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी ना। मैं सीधा जाना चाहता हूं, डायरेक्शन फोर्स की अब इस तरफ होने लगी तो मैं रिजल्टेंट के अलॉन्ग जाऊंगा ना, तो यानी उसका पाथ जरूरी नहीं है। जैसे इसका एक सिंपल एग्जाम्पल आपको याद होगा, हमने ये केस किया था, पॉजिटिव नेगेटिव, चार्ज पार्टिकल आया इधर चला गया, लाइन ऑफ फोर्स तो ऊपर की तरफ थी ना, तो नो, इट विल नॉट नेसेसरली मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, लाइन ऑफ फोर्स। सिर्फ कब मूव करेगा? जब वो इनिशियली रेस्ट पे है और लाइन ऑफ फोर्स स्ट्रेट है, तभी वो मूव करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है जी। सेवेंथ, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रॉन है तो it will move in the direction opposite to the field. Eighth, electric field lines are continuous curves. It cannot have sudden breaks. Why? Sudden break का मतलब ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स चल रही है, यहां से टूट के यहां से शुरू हो जाए, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये लाइन ऑफ फोर्स अलग होगी, ये लाइन ऑफ फोर्स अलग होगी, पर ये एक लाइन ऑफ फोर्स नहीं होगी। तो कंटिन्यूअस कर्व्स एक चार्ज से दूसरे चार्ज के बीच में होता है, अदरवाइज वैसे उसको ओवरऑल डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं क्योंकि वो लूप नहीं फॉर्म करती। तो आप बोलोगे electric line of force always start from positive and they end at negative. They cannot disappear at one point and reappear at another point. That is why they are always continuous between the two charges. ठीक है, आ जाते हैं 9th क्वेश्चन पे। MCQ है, कह रहा है a force of 2.25 न्यूटन acts on a charge. फोर्स दिया हुआ है 2.25 न्यूटन, आपको चार्ज दिया हुआ है 15 into 10 to the power minus 4 कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या फॉर्मूला होता है? E is equal to F by Q नॉट। वैल्यूज डालिए, 2.25 डिवाइडेड बाय 15 into 10 to the power minus 4, सो 22500 by 1500 न्यूटन पर कूलम। आंसर आ गया सी ऑप्शन। ठीक, आ जाते हैं 10th क्वेश्चन पे। इन द डायग्राम शोन बिलो द फील्ड स्ट्रेंथ एट P, अच्छा बताना है। देखो जी, ये ऐसे हो रहा है डायग्राम, यहां पे एक दिया हुआ है सेक्शन, यहां एक दिया हुआ है सेक्शन। अब आप बताओ, जब Q पे पहुंचेंगे तो फील्ड लाइंस दूर दूर हो रही हैं, जब P पे हैं तो फील्ड लाइंस पास पास हैं। ठीक है, सो इसका मतलब P
P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर क्लोज टुगेदर, Q पे दे आर फार अपार्ट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P विल बी स्ट्रॉन्गर देन द फील्ड एट Q। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे। चार्जेस प्लस Q एंड माइनस 2Q आर फिक्स्ड एट D डिस्टेंस अपार्ट एज शोन, स्केच द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ओके, देखो एक प्लस Q है और एक माइनस 2Q है, प्लस Q है और दूसरा माइनस 2Q है। इसमें न्यूट्रल पॉइंट कहां होगा? प्लस 2 की तरफ, प्लस Q की तरफ, बाहर की तरफ, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज है। सो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऑब्वियसली माइनस 2Q की ज्यादा होंगी, तो ये ऐसे बनती है लाइंस ऑफ फोर्सेस, माइनस 2Q का इफेक्ट ज्यादा होगा और प्लस Q का इफेक्ट कम होगा। तो ये लाइंस ऑफ फोर्सेस इस तरह की बनती है जब डिफरेंट चार्जेस हो, ऐसे मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो। डायपोल में तो मैग्नीट्यूड सेम था ना, और यहां पे P पॉइंट है लेफ्ट साइड पे, उस पे लाइन ऑफ फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगी। नेगेटिव में एंटर होगी, पॉजिटिव से लीव करेगी। ठीक है, P पॉइंट पे कोई लाइन ऑफ फोर्स नहीं होगी। गॉट इट? समझ में आई बात? ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर। इसका और भी पार्ट है। वेयर शुड अ चार्ज Q बी प्लेस्ड सो दैट इट एक्सपीरियंसेस नो फोर्स? क्लोजर टू द चार्ज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग बट नॉट बिटवीन, टूवर्ड्स चार्ज प्लस Q। ठीक है, न्यूट्रल पॉइंट बताना था। आ जाते हैं 12th क्वेश्चन पे। 12th बिल्कुल इसी तरह का है। 12th क्वेश्चन डायग्राम पे ध्यान दो। कह रहा है फील्ड दो चार्जेस की दी हुई है। इज द फील्ड यूनिफॉर्म? नो, फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। यूनिफॉर्म फील्ड क्या होती है? इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस। डिटरमाइन द रेशियो QA अपॉन QB। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा उसकी लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगी। सो आप देखो QA की लाइंस ऑफ फोर्सेस QA के पास ज्यादा है, B के पास कम है, और QA जो है वो पॉजिटिव है, B पे B नेगेटिव हो गया क्योंकि A से चार्ज लाइंस ऑफ फोर्सेस निकल रही है, B में एंटर हो रही है। अब A के पास टोटल लाइंस ऑफ फोर्सेस कितनी निकल रही है और B के पास कितनी एंटर हो रही है, उनका रेशियो ले लो। आपके पास क्या आ जाएगा? चार्ज का रेशियो। आप काउंट करोगे तो ध्यान दो, A के पास 4 और 4 8 और 4 12, टोटल 12 लाइंस ऑफ फोर्सेस है जो उससे लीव कर रही हैं, और B के पास 3 और 3 6 एंटर हो रही हैं। सो ओवरऑल चार्ज का रेशियो अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा? 2:1। ठीक है, व्हाट इज द साइन ऑफ QA एंड QB? QA पॉजिटिव हो गया, QB नेगेटिव हो गया। अपार्ट फ्रॉम इंफिनिटी वेयर इज द न्यूट्रल पॉइंट? वो पॉइंट C, जहां पे आपको कोई लाइन ऑफ फोर्स नजर नहीं आ रही। फिफ्थ, इफ QA and QB are separated by a distance of 10 into √2 - 1, what is the position of neutral point? अब ध्यान दो, जो A था उस पे चार्ज डबल है B के कंपैरिजन में। इसको 2Q मान लिया, इसको Q मान लिया, और Q जो है वो नेगेटिव है, 2Q पॉजिटिव है। न्यूट्रल पॉइंट कहां होगा? क्लोजर टू द चार्ज हैविंग लोअर मैग्नीट्यूड, P पॉइंट, और ये डिस्टेंस दिया हुआ है 10 into √2 - 1, ये डिस्टेंस दिया हुआ, इसको मैंने x मान लिया। न्यूट्रल पॉइंट की पोजीशन निकालनी है, दोनों की फील्ड्स को बैलेंस कर दो। K QA बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, K QB बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। के क्यू कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट करो, √2 अपॉन 10 into √2 - 1 plus x is 1 upon x. Cross multiply, √2x is equal to 10 √2 - 10 plus x. Rearrange, x into √2 - 1 is 10 into √2 - 1. So x आ गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है जी, आ जाते हैं 6th पार्ट पे इसके। Where will the lines meet which are coming from A and not meeting at QB? QB पे जो नहीं आ रही तो वो कहां जाएंगी? इंफिनिटी पे। Will the positive charge follow the line of force is free to move? No, क्योंकि curved है lines of forces, चार्ज सिर्फ स्ट्रेट लाइन ऑफ फोर्स होगी, और इनिशियली चार्ज अगर रेस्ट पे होगा तभी वो लाइंस ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन को फॉलो करेगा। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। अब
positive point charge is brought near an isolated conducting sphere, electric field is best given by. देखो ये conducting sphere है, ये positive charge है, यहां पे induced होगा negative और इधर induced होगा positive. So electric lines of forces A से इससे निकल के perpendicularly enter करेंगी और यहां से परपेंडिकुलरली बाहर निकलेंगी. सो वो है आपका ए ऑप्शन. बी में डायरेक्शंस उल्टी बनी हुई है, सी में तो एंगल पे है, तो वो सी और डी तो गलत ही हो गए. ठीक है, ये था नंबर 13. लेट्स मूव ऑन टू 14. 14 कह रहा है अ हेमिस्फीयर इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड पॉजिटिवली. एक हेमिस्फीयर है, उसको पॉजिटिव चार्ज कर दिया. इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट to a diameter away from the center is directed. देखो जरा ध्यान से, एक हेमिस्फीयर है, उसको चार्ज कर दिया पॉजिटिवली. ये हेमिस्फीयर है, इसको पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव चार्ज दे दिया. along the diameter आपको देखना है. the electric field at a point to the diameter away from the center, diameter away from the center, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ऊपर की तरफ. सबकी वजह से निकालोगे, कंपोनेंट्स बनेंगे, रिजल्टेंट का आएगा ऊपर की तरफ. सो परपेंडिकुलर टू द डायमीटर, यस बिल्कुल ठीक, ये वाला डायमीटर है, इसके परपेंडिकुलरली ऊपर की तरफ. पैरेलल टू द डायमीटर नहीं, वैसे डायग्राम गिवन होना चाहिए. ठीक है, आ जाते हैं 15th पे. अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेन. ठीक है, एक आइसोलेटेड अकेली कंडक्टिंग प्लेन है, आपने प्लस क्यू चार्ज रखा. फील्ड एट पॉइंट पी ऑन द अदर साइड, ये क्या होता है, परपेंडिकुलरली आएगी और यहां से पैरेलल निकल जाएगी. तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड अवे फ्रॉम द प्लेन. बिल्कुल ठीक है, ए पार्ट. 16th पे आ जाओ. इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस. कंटिन्यूअस इफ देयर इज नो चार्ज एट दैट पॉइंट, कंटिन्यूअस इफ देयर इज नो चार्ज, क्योंकि चार्ज आएगा तो वहां टर्मिनेट हो जाएगी, फिर आगे शुरू हो जाएगी. डिसकंटिन्यूअस ओनली इफ देयर इज अ नेगेटिव चार्ज, गलत. डिसकंटिन्यूअस इफ देयर इज अ चार्ज एट दैट पॉइंट, गलत. तो बी, एक मिनट, डी क्या है, डिसकंटिन्यूअस इफ देयर इज अ चार्ज एट दैट पॉइंट. सी, डी भी ठीक है. तो इसके दो ऑप्शंस होंगे, बी और डी दोनों ठीक है, क्योंकि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पे चार्ज आएगा वहां से या तो एमर्ज आउट करेगी या वहां टर्मिनेट हो जाएगी. ठीक है जी, आ जाते हैं 17th पे. Consider a region inside which there are various types of charges. ठीक है, but the total charge is 0. The points outside the region, the electric field is necessarily 0. The electric field is due to the dipole moment. ये बेटा डिटेल में आगे पढ़ोगे, ये डिटेल में आगे आएगा. इसका ऑप्शन मैं बता देता हूं. Consider a region inside, बहुत सारे टाइप के चार्जेस हैं, टोटल चार्ज अंदर 0 है. द पॉइंट्स आउटसाइड द रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, जरूरी नहीं है. जैसे एक एग्जांपल देखो, इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी ना, पॉजिटिव से लीव करेगी, नेगेटिव में एंटर करेगी, और अगर पूरे में पॉजिटिव है तो दोनों तरफ से लीव करेगी. सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डायपोल मोमेंट ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये ठीक है, ये आगे पढ़ोगे आप. डोमिनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, एक मिनट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू डायपोल मोमेंट ऑफ चार्ज, नहीं, जरूरी नहीं है, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकती है, तो बी भी गलत है. C, the dominant electric field is inversely proportional to R cube for large R and R is the distance of point outside. बिल्कुल ठीक है, बट ये आगे डिटेल में आएगा, और वर्क डन भी आगे डिटेल में आएगा. वर्क डन हमेशा क्या होता है, 0, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फील्ड्स होती हैं, तो ये डिटेल आगे जाके आएगी. आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे. ये क्वेश्चन गलती से इधर आ गया, 17 इधर का है नहीं. 18 देखो, 18 है सोचने वाला क्वेश्चन. In a horizontal uniform electric field, a small charged disk is gently released on the top of a fixed spherical dome. सामने देखिए, ये spherical dome है, यहां पे एक चार्ज पार्टिकल है, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टली लगा दी, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने हॉरिजॉन्टली लगा दी. अब क्या बोला, the disk slide down the dome without friction and breaks away from the surface of the dome at an angular position sin inverse 3/5. इस पॉइंट पे वो इसको छोड़ के आगे चली जाती है. कौन सी एंगल दिया हुआ है, साइन थीटा आपको दिया हुआ है 3/5.
डिटरमाइन द रेशियो ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द डिस्क टू द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन विद द फील्ड। अब इस पे फोर्सेस मार्क करते हैं। जिस पॉइंट पे उसने छोड़ा, एक तो उसका वेट लगेगा नीचे की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स होगी, नॉर्मल रिएक्शन होगी। जैसे ही वो छोड़ देगा नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा। ये तीन फोर्सेस एक्ट करेंगी। कंपोनेंट्स बनाओ, ये एंगल थीटा mg के कंपोनेंट्स हो गए, इस तरफ हो गया mg cos थीटा और नीचे की तरफ हो गया mg sin थीटा। QE के दो कंपोनेंट्स, ये थीटा था तो कंपोनेंट्स के लिए एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर्स इज सेम, सो QE के भी कंपोनेंट्स बनाते हैं। ये थीटा हो गया, QE के कंपोनेंट्स हो गए QE sin थीटा और नीचे की तरफ हो गया QE cos थीटा। अब जरा ध्यान दो, जो फोर्स है उसमें लगाओ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सबसे पहले जिस पॉइंट पे वो है, जिस पॉइंट पे उसने लीव किया, उस पॉइंट पे हाइट कितनी होगी? ये रेडियस है, ये लेंथ रेडियस है। हाइट नहीं निकालो, जरूरत नहीं है, ये निकाल लो, क्योंकि जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगी वो गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगी। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी। एक तो ये लॉजिक लगाओगे, पोटेंशियल एनर्जी में जो लॉस हुआ काइनेटिक एनर्जी में वो गेन हुआ। पोटेंशियल एनर्जी में कितना लॉस हुआ? ये टोटल रेडियस है, ये लेंथ कितनी हो गई? r cos थीटा। सो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगी mg इंटू r माइनस r cos थीटा। ये लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी है। अब लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, अच्छा यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क भी है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उसे धक्का दे रही है। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क बाय फील्ड इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी। फील्ड कितना वर्क कर रही है? फील्ड उसे आगे धक्का दे रही है, तो फील्ड उसे कितना आगे धक्का देगी? ये डिस्टेंस हो गया r sin थीटा। सो वर्क डन बाय फील्ड हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ mv²। वैल्यू डालो, साइन थीटा आपको कितना दिया हुआ है? 3/5, तो कॉस थीटा कितना हो गया? 4/5। सब्सटीट्यूट करो, mg r कॉमन, 1 माइनस 4/5 हो गया 1/5 प्लस QE r बाहर, साइन थीटा कितना है? 3/5 इज इक्वल टू हाफ mv²। रख लो संभाल के, ठीक है। दूसरी इक्वेशन बनेगी आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स से, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ है, तो सेंटर की तरफ टोटल फोर्स कितनी हो गई? सेंटर की तरफ एक तो mg का कंपोनेंट है mg cos थीटा, माइनस बाहर की तरफ है नॉर्मल रिएक्शन और QE sin थीटा। ये क्या प्रोवाइड करेगी? सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले वैल्यूज डालो, cos थीटा की वैल्यू 4/5, नॉर्मल रिएक्शन 0, sin थीटा की वैल्यू 3/5 is mv²/r because normal reaction is 0 since body has left सरफेस के साथ जब तक कांटेक्ट रहता है तब तक नॉर्मल रिएक्शन होगा, जैसे ही कांटेक्ट खत्म तो नॉर्मल रिएक्शन खत्म। सो mv² की वैल्यू आ गई यहां से mgr इंटू 4/5 माइनस QEr इंटू 3/5। सेकेंड को फर्स्ट में सब्सटीट्यूट कर दो, सब्सटीट्यूट सेकेंड इन फर्स्ट, आपके पास आया mgr इंटू 1/5 प्लस
QER into 3/5 is half of mv square. So mgr into 2/5 minus QER into 3/10. इकट्ठा करो, इन दोनों को इकट्ठा करो. QER कॉमन, 3/5 माइनस 3/10. mgr 2/5 माइनस 1/5. RR कट गया. सो एलसीएम लूंगा, ये आ गया 3/5 माइनस 3/10, ये हो गया 3/10 is mg into 1/5. 5 2 से 10 और QE और mg का रेशियो कितना आ गया, ये एक मिनट इधर के आके प्लस हुआ है, सॉरी, तो ये 9/10 हुआ. सो QE और mg का रेशियो कितना आ गया, QE अपॉन mg हो गया 2/9 या mg अपॉन QE कितना हो गया 9/2. ये रेशियो कैलकुलेट करना था. ठीक है, समझ में आया? क्लियर? दो कॉन्सेप्ट्स लगाए हैं. एक लगाया है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जितना लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ प्लस वर्क डन. पोटेंशियल एनर्जी में थोड़ा लॉस हुआ प्लस वर्क हुआ, दोनों ने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी गेन करवा दी. और दूसरा सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर की तरफ टोटल फोर्स किसके इक्वल होगी, mv²/r के. क्लियर? इसको वीडियो पॉज करके अपने हाथ से लिख के करिए. अगर हो गया है तो आगे देखिए. क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं. क्वेश्चन 19 हमने एज अ कॉन्सेप्ट मैंने आपको कराया हुआ है. एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर हुआ परपेंडिकुलर, तो इट विल टेक पैराबोलिक पाथ. आपको पाथ डिस्प्लेसमेंट प्रूव करनी है L डिस्टेंस दूर. देखिए कैसे दिमाग लगाएंगे. ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज बोला, ये नेगेटिव चार्ज बोला. एक चार्ज पार्टिकल आया, L डिस्टेंस टोटल दिया, वो एंटर हुआ Vx स्पीड से. ठीक है, चार्ज नेगेटिव था इसीलिए वो पॉजिटिव की तरफ ऊपर भागा. अब उसके मोशन के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल. हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो पार्ट्स होंगे. इनिशियल वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल कितना है, Vx. इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल कितना है, 0. एक्सेलरेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल 0, एक्सेलरेशन अलोंग वर्टिकल QE/m. याद है, S = ut + ½ लगाते हो. सो एक्सेलरेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल कितना, अब वो बाद में लगाएंगे. एक्सेलरेशन के लिए क्या करोगे, F = ma और QE इक्वल कर दोगे तो एक्सेलरेशन आ गया QE/m. इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस में इसमें दी है L, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y आपको निकालना है. टाइम t, हॉरिजॉन्टल से टाइम निकालो. L = Vx × t, टाइम हो गया L/Vx. वर्टिकल में पुट करो, Sy = uyt + ½ Sy इज y, या Sy निकालना है, uy है 0, हाफ QE/m इंटू L²/Vx², ये आ गया Sy. गॉट इट? समझ में आ गया? ये था क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन 20 इसी पे बेस्ड है. 20 में कह रहा है चार पार्टिकल्स दिए हुए आपको, ध्यान दो. पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव. चार्ज पार्टिकल्स है, 1 और 2 ऊपर गए हैं, 3 और 4 नीचे गए हैं. तो जो ऊपर गए हैं वो दोनों नेगेटिव हो गए, जो नीचे गए हैं वो दोनों पॉजिटिव हो गए. पहली बात तो ये. दूसरा उसने क्या बोला इस क्वेश्चन में, कहता है कि किसका चार्ज टू मास रेशियो ज्यादा होगा. चार्ज टू मास रेशियो को हम एक नाम देते हैं, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज. आपको ऐसे भी बोल सकता है क्वेश्चन में कि किसका स्पेसिफिक चार्ज ज्यादा है. स्पेसिफिक चार्ज ज्यादा होने का मतलब चार्ज टू मास रेशियो किसका ज्यादा है. सो चार्ज टू मास रेशियो किसका ज्यादा है वो कैसे पता लगेगा, इसी एक्सप्रेशन से. y आप देखो आपके पास है हाफ QE/m इंटू L²/Vx². ये रहा चार्ज टू मास रेशियो. सो जिसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा उसका चार्ज टू मास रेशियो ज्यादा होगा. सो अगर आपको ध्यान से देखना है, ये एक चार्ज पार्टिकल ऐसे गया, एक ऐसे गया, तो जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से वर्टिकली कम डिस्प्लेस हुआ उसका चार्ज टू मास रेशियो कम होगा. जो ज्यादा वर्टिकली डिस्प्लेस होगा उसका चार्ज टू मास रेशियो ज्यादा होगा. ठीक है, इसमें आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि थर्ड का सबसे ज्यादा है. सो थर्ड जो है
उसका चार्ज टू मास रेशियो इज या स्पेसिफिक चार्ज इज मैक्सिमम। ठीक है जी, यहां तक समझ में आ गए। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21। 21 आपको क्या कह रहा है? 21 कह रहा है a particle having charge that of an electron and mass 1.6 into 10 to the power minus 30 kg is projected with an initial speed u at an angle of 45 degree to the horizontal from the lower plate of a parallel plate capacitor as shown। parallel plate capacitor कुछ नहीं, आप ऐसे सोच लो, एक प्लस एक माइनस प्लेट है, ये आपको दिया हुआ है। दो प्लेट्स हैं, दो प्लेट्स के बीच में आपने 45 डिग्री पे एक चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया। 45 डिग्री यू वेलोसिटी से, ओके। मास दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 30 kg, चार्ज दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन क्या चार्ज बोला उसने? आपको बोला फ्रॉम द लोअर प्लेट, ओके, द प्लेट्स आर सफिशिएंटली लॉन्ग एंड हैव अ सेपरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर, दोनों के बीच में गैप है 2 सेंटीमीटर। फाइंड द मैक्सिमम, अच्छा नीचे से फेंका, बिल्कुल लोअर प्लेट के पास से इसको प्रोजेक्ट किया, तो वो पूरा डिस्टेंस उसे मिलेगा ट्रैवल करने के लिए वर्टिकल में। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल सो दैट इट डज नॉट हिट द अपर प्लेट, ऊपर वाले प्लेट को हिट ना करे। अब आपको मालूम है प्रोजेक्टाइल मोशन में आपने पढ़ा है कि मैक्सिमम हाइट जब सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है वहां पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 होती है। सो इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हो गए, एक हो गया u cos 45, एक हो गया u sin 45। नाउ अगर उसकी जो एक्सेलरेशन है वर्टिकल की डायरेक्शन में वो हो गई QE/m, यही होता है फॉर्मूला QE/m। नाउ पार्टिकल विल नॉट हिट द अपर प्लेट, पार्टिकल will not hit the upper plate if its maximum height attained is 2 centimeter. Therefore, at vertical displacement 2 centimeter, its vertical velocity becomes 0। हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है, आपको ध्यान है। सो इक्वेशन लगाओ, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2ay/sy। वैल्यू पुट करो, vy 0, uy की वैल्यू हो गई u/√2। ए एक्सेलरेशन नेगेटिव क्योंकि स्पीड कम हो रही है ऊपर जाते वक्त, माइनस QE/m। डिस्प्लेसमेंट आपको 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, u निकल जाएगा, u आ जाएगा, u स्क्वायर आ जाएगा 2 to the 4 QE/m इंटू डिस्प्लेसमेंट। सारी वैल्यूज पता है, u कैलकुलेट हो जाएगा। आगे बात समझ। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। कह रहा है अ स्मॉल मेटालिक बॉल इज सस्पेंडेड थ्रू एन इंसुलेटिंग थ्रेड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एक मेटालिक बॉल को आपने लटका दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, चार्ज थोड़ी ना। उसके बाद बोला हाई एनर्जी एक्सरे बीम फॉल्स। एक्सरे बीम जब फॉल करेगी तो चार्जिंग बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगा, बीम फॉल करेगी तो उससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, बॉडी क्या बन जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज। अगर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगी तो इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड जाती है वो। पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कहां लगती है? इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो ये ऐसे शिफ्ट हो जाएगी। सिचुएशन क्या होगी? QE इधर लगेगा, mg नीचे लगेगा, टेंशन इस तरफ लगेगा, टेंशन के कंपोनेंट्स होंगे वो बैलेंस करेंगे। ऐसा कुछ नहीं बनाना, सिर्फ आपको डायग्राम बनाना था। ठीक है जी, 23rd पे आ जाते हैं। इन फिगर गिवन बिलो एट विच पॉइंट्स इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम एंड वाई। सो ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे वीक होगी, डिस्टेंसेस ज्यादा है, बी पे स्ट्रॉन्ग, सी पे सबसे स्ट्रॉन्ग बिकॉज वहां पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस सबसे क्लोज है। 24th, a point charge plus q is placed in the vicinity of a conducting surface। ये कंडक्टिंग सर्फेस है, एक पॉइंट चार्ज आपने यहां रखा प्लस कैपिटल Q। जब पॉइंट चार्ज रखोगे तो यहां पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव इंड्यूस हो जाएगा और इधर पॉजिटिव इंड्यूस हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो पॉजिटिव चार्ज से लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे गई नेगेटिव की तरफ और नेगेटिव से और फिर पॉजिटिव से लीव करेंगी। ठीक है जी, समझ में आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 24। 25 पे आ जाते हैं। फिगर shows electric lines of force due to 2 point charges A and B. Write the nature.
दोनों में फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं, तो दोनों क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज। 26 फिगर शोज अ पॉइंट चार्ज Q लोकेटेड एट अ डिस्टेंस r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल शेल। यहां पे है चार्ज, पॉइंट चार्ज है प्लस कैपिटल Q, तो यहां ज्यादा चार्ज इंड्यूस होगा, क्लोजर है, यहां कम दूर दूर होगा, तो लाइंस ऑफ फोर्सेस इस तरफ ज्यादा बनेंगी, क्लोजर होंगी लाइंस ऑफ फोर्सेस, और इधर थोड़ा सा गैप ज्यादा होगा, परपेंडिकुलर लाइंस ऑफ फोर्सेस। यहां इंड्यूस चार्जेस हैं, प्लस है ना, तो पूरे में माइनस आएगा, बाहर की तरफ प्लस होगा। सॉरी, मैंने एक तरफ प्लस बना दिया था, आएगा अंदर पूरे इनसाइड सरफेस पे पूरा नेगेटिव चार्ज आएगा, इधर डेंसिटी ज्यादा होगी राइट साइड पे, और आउटर सरफेस पे प्लस होगा, आउटर सरफेस पे प्लस, तो ये कंटिन्यू हो जाएगी बाहर की तरफ। परपेंडिकुलरली, ठीक है जी, समझ में आ गया। तो ये है क्वेश्चन नंबर 26। आ जाते हैं 27 पे। 27th क्या कह रहा है, 2 point charges each having charge Q are placed at a distance at on the x-axis at x equal to minus a and plus a as shown in figure। ध्यान दे बेटा, ये y एक्सिस दी हुई है, ये x एक्सिस दी है, आपने एक चार्ज इधर रखा, एक चार्ज इधर रखा, हैविंग चार्ज Q आर प्लेस्ड एट इतना एंड इतना, दोनों चार्ज है Q, x इक्वल टू माइनस ए पे, x इक्वल टू प्लस ए पे। ओके, plot the variation of electric field on the x-axis, variation of electric field on the y-axis, plot the position on the y-axis where electric field is maximum। ओके, तो ये क्वेश्चन है। अब जरा ध्यान दें, पहले x-axis की बात करते हैं। x-axis पे आप इस पूरे सेक्शन को दो हिस्सों में डिवाइड करो, लेफ्ट और राइट। जब आप उस पे बात करते हो लेफ्ट साइड पे, y-axis के लेफ्ट साइड पे, मतलब पहले दोनों चार्जेस के लेफ्ट इधर बात करो, इस सेक्शन में। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सेक्शन। इस सेक्शन में दोनों की वजह से फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, इजंट इट? एडअप हो जाएगी, एडअप होगी कि नहीं? और फील्ड क्या होगी? नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में फील्ड पॉजिटिव है, राइट साइड पे, नेगेटिव एक्स एक्सिस में नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे फील्ड है, तो फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलग। इसी तरह इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड सबकी वजह से क्या होगी? टुवर्ड्स राइट, तो ये हो जाएगी पॉजिटिव। मतलब एक्स एक्सिस पे जो वेरिएशन बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, प्लीज ध्यान दें। दिस इज x इक्वल टू a, दिस इज x इक्वल टू माइनस a, और डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब और ये ग्राफ बन रहा है, अब ये ग्राफ बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस। तो जो लेफ्ट साइड वाला सेक्शन है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है नेगेटिव, तो नीचे आएगी, नेगेटिव y एक्सिस पे बनेगी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो जब दूर जाओगे तो इंफिनिटी, यस और नो? मतलब एट इंफिनिटी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां हो जाएगी जीरो, एट दिस पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी इनफाइनाइट। चार्ज के ऊपर थोड़ी ना फील्ड होती है, जस्ट पहले होती है। इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में, मतलब इसमें राइट साइड वाले सेक्शन में इंफिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, और ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी पॉजिटिव। मानते हो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं? अब बीच पे आ जाओ। एट दिस पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, न्यूट्रल पॉइंट, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। और इससे पहले वाला पॉइंट, मतलब x इक्वल टू a पे इलेक्ट्रिक फील्ड थी मैक्सिमम, ऐसे होगा। इसी तरह से आगे जाओगे, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का होगी, और ये पॉजिटिव क्यों बनाई? क्योंकि आप खुद सोचो, अगर मैं इस सेक्शन में बात करता हूं, इस सेक्शन में अगर मैं बात करूं, तो इस सेक्शन में इस प्लस क्यू चार्ज, इस वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड पे है, और इस वाले चार्ज की वजह से लेफ्ट साइड पे। राइट वाली ज्यादा है,
लेफ्ट के कंपैरिजन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड पे हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि राइट साइड पे है तो राइट साइड क्या हो गई, पॉजिटिव। ठीक, अगर इधर देखोगे क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ ग्राफ बना रहे हो ना, इस सेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले चार्ज की वजह से, लेफ्ट वाले की वजह से राइट साइड है, राइट वाले की वजह से लेफ्ट साइड है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई टुवर्ड्स लेफ्ट, तो वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव फील्ड, नेगेटिव फील्ड तो नीचे बनेगा, तो ऐसे ग्राफ आ जाएगा। ये हो गया ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद एक्स। दूसरा ग्राफ बनाना है विद वाई, ये थोड़ा सा सोचने वाला है। विद वाई प्लीज ध्यान दो, दोबारा डायग्राम बनाऊंगा। ये चार्ज है x इक्वल टू माइनस ए, एक्स इक्वल टू ए। आपको x के साथ नहीं, अब y के साथ ग्राफ बनाना है, तो x को भूल जाओ। अब y के साथ आपको अगर ग्राफ बनाना है तो ध्यान दो, सेंटर पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। जब y की वैल्यू बढ़ेगी, ऊपर जब जाऊंगा, इस पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो वो हो जाएगी अपवर्ड, यस और नो। नीचे अगर निकालनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी डाउनवर्ड, यस और नो। तो यानी ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव होगी, नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव होगी। पॉजिटिव मतलब y बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव y में, y नीचे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है। पॉजिटिव y एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है, नेगेटिव y एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है। और सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0। और चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इन्फिनिटी। अब हमें y एक्सिस की बात करनी है सिर्फ। इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0। जैसे जैसे ऊपर जाऊंगा फील्ड वीक होती जाएगी। अगर ये x डिस्टेंस दूर मैं चेक करना चाहता हूं, या x नहीं लेता, इसको y ले लेता हूं। y डिस्टेंस दूर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कितनी, यहां पे ये a लेंथ था, इसके दो कंपोनेंट्स E1, इस तरफ आया E2। E1 के कंपोनेंट्स, E2 के कंपोनेंट्स, अगर ये थीटा एंगल है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई E1 साइन थीटा प्लस E2 साइन थीटा। 1000 बार करा हुआ है आपने ये, E1 साइन थीटा प्लस E2 साइन थीटा, ये ऐसे न्यूमेरिकल्स किए ना, E1 प्लस E2 साइन थीटा। E1 प्लस E2 इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, एक की वजह से के क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस है रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इंटू 2 क्योंकि 2 थी, साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज y बाई रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो ये आ गया 2kq y बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। अब मुझे चेक करना है कि ये मैक्सिमम कब होगी। क्वेश्चन में बोला है चेक करो मैक्सिमम कब होगी। मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट बताया था, डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर दो, डीई बाई डी वाई, 2 कांस्टेंट, k कांस्टेंट, q कांस्टेंट। डिफरेंशिएशन में लगेगा डिविडेंड रूल, डिनोमिनेटर का स्क्वायर आया डिनोमिनेटर में, ऊपर आया डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन, न्यूमरेटर में y था, माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन, 3/2 ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 1 इंटू 2y, 2 से 2 कट गया, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट कॉमन ले लो, 2kq ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2 कॉमन ले लिया, बचा क्या, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्यूब। मैंने बताया था इसको किसके इक्वल करते हैं, 0 के, तो आपके पास ए स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, मतलब ये वैल्यू किसके बराबर आई, 0 के, तो y आ गया प्लस माइनस a बाई रूट 2। अब ये मैक्सिमम को कोरस्पॉन्ड करेगा या मिनिमम को, दोबारा डिफरेंशिएट करो, d2e बाई dy 2, जब आप निकालोगे ये है 2ky कांस्टेंट। एक्चुअल में क्या था, पहले इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं फिर डिफरेंशिएट करेंगे। 2ky कांस्टेंट है, ऊपर था ए स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, डिनोमिनेटर में हो गया ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3 माइनस हाफ, 3 माइनस हाफ हो गया 5/2। करो डिफरेंशिएट, d2e बाई dy 2
2ky कांस्टेंट, डिनोमिनेटर का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 5, ऊपर आया डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन इंटू 2y। वैल्यू पुट करो जो आपने निकाली थी, d2e/dy2, जब y स्क्वायर आपके पास a स्क्वायर बाई 2 होगा या y प्लस माइनस a/√2 होगा, 2ky, ये आ गया -4 y की वैल्यू a/√2 अपॉन डिनोमिनेटर a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर जो भी है, और ये टर्म 0 हो गई, तो ये ओवरऑल रिजल्ट आपके पास आया -4y a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 5/2 अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 5। सॉल्व करो, वैल्यू पुट करो, 2kq था, ये 2kq था, मैंने y लिख दिया, सॉरी, 2kq -4y अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 5/2। वैल्यू पुट करो, अगर y को प्लस a/√2 डालते हो तो आता है नेगेटिव, तो मैक्सिमम, और माइनस a/√2 डालते हो तो आता है मिनिमम, पॉजिटिव आ जाता है। डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो मिनिमम, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है तो मैक्सिमम। मतलब ग्राफ कैसा बनेगा ध्यान दो, हमें ग्राफ बनाना है इलेक्ट्रिक फील्ड विद y। जब y 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, y बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले बढ़ेगी कहां तक, जब तक वो मैक्सिमम नहीं हो जाती, a/√2 तक, a/√2 तक वो बढ़ेगी, उसके बाद कम होगी और फिर आगे इंफिनिटी पे जाके हो जाएगी 0। माइनस a/√2 पे वो मिनिमम होगी, माइनस a/√2 पे मिनिमम होगी और फील्ड होगी नेगेटिव, और इंफिनिटी पे जाके खत्म। पॉजिटिव एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस में फील्ड है पॉजिटिव, ऊपर की तरफ बनाया, नेगेटिव वाई एक्सिस में फील्ड है नेगेटिव। आया मजा? बहुत मजेदार क्वेश्चन है। पहले एक्स एक्सिस के साथ बनाया मैंने, एक्स एक्सिस पे डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स देखे, एक्स के साथ ग्राफ प्लॉट किया, फिर वाई एक्सिस के साथ डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स देखे, वाई के साथ ग्राफ प्लॉट किया। सो ये थे इसके सारे कॉन्सेप्चुअल्स। स्पेसिफिकली ये लास्ट वाला 2 बार 3 बार देखिए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नहीं आएगा तो फिर क्लास में करेंगे, ठीक है जी। सारे कॉन्सेप्चुअल्स अच्छे से कीजिए, 2 बार करने पड़े 3 बार करने पड़े, कॉन्सेप्चुअल्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं पूरे फिजिक्स के पेपर में, ठीक जी। थैंक यू वेरी मच।